Right, the session is recording now. So you can probably see कि जो हमारी लैब नंबर 6 है उसका हैंड आउट जो है, सो इट्स अगेन सॉर्ट ऑफ ओपन एंडेड लैब. आइडिया यही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते जाएं. वी ब्रिंग देम मोर क्लोजर टू द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, और साथ साथ हम डिफरेंट जो अभी चीज़ें सीख रहे हैं क्लास में या वैसे टूल सीख रहे हैं उनको हम अप्लाई करते हैं. So this one actually is about modeling a bridge, and specifically a truss bridge, right? Ji? So you have to make a truss bridge and analyze it. Truss bridge के लिए to make it more realistic, we have given you this condition कि it should be a real life bridge and it can be from anywhere in the world. आप अपने लोकल एनवायरनमेंट से ले सकते हैं. यू कैन सी सेवरल ट्रस ब्रिजेस, जो पुराने रेलवे सिस्टम पे ब्रिजेस बने हुए हैं या पुराने ब्रिजेस बने हुए हैं, जनरली दे आर ट्रस ब्रिजेस. उनमें से कोई ले सकते हैं, नेट से कोई ब्रिज उठा सकते हैं, बट इट शुड बी अ रियलिस्टिक ब्रिज. उसमें आपको जितना उसके बारे में डाटा मिल सकता है अच्छी बात है, जो नहीं मिल सकता है एज्यूम दैट डाटा, और बाकी उसको आप देख के तो मॉडल कर लें. सो इट्स एन अटेम्प्ट कि आप थोड़ा सा उसके साथ रिलेट कर सकें, इसलिए हम रियल वर्ल्ड ब्रिज लेना चाह रहे हैं ताकि उसके साथ आइडिया भी हो कि अच्छा चीज़ें कैसे काम कर रही हैं. सो एनालाइज द ब्रिज फॉर ग्रेविटी एंड ट्रक लोड्स. विल सी कि हम क्या बात कर रहे हैं. तो दो चीज़ें तरह की लोडिंग आप उस पर अप्लाई करेंगे. एक ग्रेविटी लोडिंग होगी, यानी ब्रिज का अपना जो वेट होगा उसकी वजह से ब्रिज में क्या डिफॉर्मेशन या डिस्प्लेसमेंट आती है. एंड देन यू विल अज्यूम कि अगर कोई उस पे से ट्रक ट्रैफिक की फॉर्म में पास ऑन कर रहा है तो वो कैसे, उसका लोड कैसे इफेक्ट करता है इन एडिशन टू द ग्रेविटी लोड. एंड विल आई विल रेफर टू यू टू एन एग्जांपल प्रॉब्लम, और थोड़ा सा उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे ताकि आपको ईज रहे और ताकि आप फिगर आउट कर सकें कि जी क्या जो है वो इसमें एक्टिविटी में हो रहा है. मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ सारे को कि 3D होगा या 2D होगा, तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. तैयब ने पूछा है कि 3D में है या 2D में है, तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, और फिर होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस यू वुड गेट कि जी क्या होगा. और जो ट्राई टू यूज द एग्जैक्ट और क्लोजेस्ट डायमेंशंस ऑफ द एक्चुअल ब्रिज. ऑफ कोर्स अगर आपको डायमेंशन मिल जाती हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो in this age and day you can figure out dimensions by using digital measurements tool. आप यूज कर सकते हैं और कोई चीज यूज कर सकते हैं. रफली आप उसको मेजर करें, रफली आप मेजरमेंट्स लें. अपलोड योर रिजल्ट्स ऑफ स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रिज एंड कमेंट ऑन देम. ऑफ कोर्स आपको पता है हमेशा कमेंट्स जो हैं दे आर ऑफ मोस्ट इंटरेस्ट टू अस. Do your results predict realistic predictions? जब आपके पास रिजल्ट्स आएंगे डिफॉर्मेशन के, स्ट्रेस के, देन यू शुड बी एबल टू से कि क्या वाकई रियलिस्टिक हैं कि नहीं है. अगर आपकी डिफॉर्मेशन 1 मीटर आ रही है तो ऑफ कोर्स यू नो कि दिस कांट हैपन इन अ रियल लाइफ ब्रिज. सो आपने देखना है अगर रियलिस्टिक नहीं आ रही चीजें तो व्हाट डू यू थिंक क्यों नहीं आ रही. इसका ये मतलब नहीं है कि रियलिस्टिक ही निकालनी है, बट अगर नहीं आ रही तो यू शुड बी नोइंग कि जी अच्छा क्या रीजन हो सकते हैं और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है आपके मॉडल को. और यही आगे हमने लिखा हुआ है. इंक्लूड अ पिक्चर ऑफ द एनालाइज ब्रिज इन योर रिपोर्ट. जिस ब्रिज को आप एनालाइज करेंगे, रियल लाइफ ब्रिज जो शुरू में हमने बात की है फर्स्ट लाइन में, उसकी आपने एक पिक्चर भी ऐड करनी है रिपोर्ट में, और फिर आपने अपने एनालिसिस मॉडल की तो पिक्चर्स ऐड करनी ही करनी. सो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम दैट यू वुड बी सॉल्विंग. नाउ अगर हम चले जाएं कॉमसोल में, तो कॉमसोल हैज गिवन अ वेरी इलेबोरेट एग्जांपल ऑफ अ ट्रस ब्रिज जो कि सॉल्व भी हुई है, जिसकी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस भी मौजूद हैं. That would serve as a template or as a guideline for you. So if you want to search that, so we can go to application libraries, and here in search you can type bridge. जब आप bridge type करेंगे तो you would get several documents, and at the end of that structural mechanics module में
बीम्स एंड शेल के अंदर यू वुड फाइंड द लास्ट वन इज, जो मेरे पास लास्ट वन आ रहा है, इट माइट बी डिफरेंट फॉर यू, Pratt truss bridge. So that is a Pratt truss bridge. Pratt truss bridge is a special type of truss bridge, and Pratt of course was the designer or the architect of that bridge. इसका जो PDF document है step by step वो आप खोल सकते हैं. The solved files can also be opened here to look at कि जी क्या हो रहा है. So let's go to the PDF document, and this is the PDF document of Pratt truss bridge. I hope ये ऑल विंडोज आपको विजिबल हैं. कॉमसोल की ये डॉक्यूमेंट जो भी मैंने खोला ये चलें, गुड. अगर ना हो तो काइंडली लेट मी नो एंड स्टॉप मी अगर कोई भी चीज विजिबल ना हो और मैं उसके बारे में बात करूं. सो लेट्स स्क्रॉल डाउन और इसको हम देख लेते हैं कि जी Pratt truss ब्रिज क्या है और ये क्या हमें बता रहा है. सो जनरली इट्स अ क्लासिकल टाइप ऑफ ब्रिज. बहुत सी जगह पे हम आपको नजर भी आता है. जो इसका आइडेंटिफाइंग फीचर है जिसकी मदद से हम इसे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो इसमें यूज ऑफ डायगोनल मेंबर्स हैं. ठीक है. सो डायगोनल मेंबर्स जो इसमें यूज हो रहे हैं इनकी एक खास ओरिएंटेशन है. दे ऑल स्लांट डाउन एंड इनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्पैन एक्सेप्ट फॉर द वेरी एंड वंस. जो एंड पे होते हैं उनको छोड़ के, इफ आई कैन गो टू द फिगर, तो ये आप देखें ये उसका मॉडल बना हुआ है. तो ये डायगोनल मेंबर्स हैं, राइट, एंड दीज डायगोनल मेंबर्स आर, अगर मैं इस पे ड्रॉ कर सकूं, सो लेट मी ड्रॉ. तो ये जनाब डायगोनल मेंबर्स हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं सारे. एंड दीज डायगोनल मेंबर्स यू कैन सी आर ऑल डाउनवर्ड्स एंड पॉइंटिंग इनवर्ड्स. सिर्फ ये जो दो एंड वाले हैं, एक ये और एक ये जो है ये अपोजिटली डायरेक्टेड होते हैं. और इसके अलावा यहाँ पे वर्टिकल मेंबर्स हैं ट्रस के. सो दिस इज मेड ऑफ कंप्लीटली मेड आउट ऑफ ट्रसेस. एंड ऑफ कोर्स ये जो है ये आप रोड कह लें या बॉटम सरफेस कह लें, विच इज आल्सो सपोर्टेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रसेस. यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल ट्रसेस जो हैं ये पाई जाती हैं जो कि इसको सपोर्ट प्रोवाइड करें. सो दिस इज द मेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज. और इस कंस्ट्रक्शन की जो रीजन है वो क्या है, इसकी रीजन ये है कि जितने भी जो मेंबर्स हैं जो डायगोनल हैं, दे आर सब्जेक्टेड टू टेंशन फोर्सेस ओनली. सो जो जितने भी मेंबर्स ये हैं इनमें डायगोनल हैं, इनमें सिर्फ टेंशन फोर्सेस आएंगी. एंड वी ऑलरेडी नो कि जो हमारे ट्रसेस हैं दे कैन ओनली सस्टेन कंप्रेशन और टेंशन, एंड द वर्टिकल मेंबर्स हैंडल कंप्रेसिव फोर्सेस. सो अकॉर्डिंगली उन्हीं मेंबर्स को यूज करते हुए ब्रिज को डिजाइन किया गया है. टेंशन का क्या फायदा होता है, किसी भी मेंबर में जब टेंसाइल फोर्सेस हो, ये टेंशन हो, तो उसकी वजह से बकलिंग नहीं फिर होगी. तो इट रिमूव्स द रिस्क ऑफ बकलिंग. तो जो डायगोनल मेंबर्स हैं उनमें बिल्कुल बकलिंग का कोई चांस नहीं है. सिर्फ वर्टिकल मेंबर जो कि कंप्रेशन में है उनमें हो सकती है, बट इन दिस केस वो भी काफी शॉर्ट हैं. सिलेंडरनेस रेशियो आप उनकी देख सकते हैं. सो देयर इज वेरी लिटिल चांस ऑफ बकलिंग इन दोज मेंबर्स आल्सो. दूसरा ये हो सकता है कि अगर बकलिंग के रिस्क के अगेंस्ट हमें उन्हें मॉडल भी करना हो तो इट स्टिल इज कि सिर्फ हम उन मेंबर्स को थोड़ा सा उनका क्रॉस सेक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं. जो डायगोनल मेंबर्स हैं दे कैन बी मच थिनर बिकॉज दे आर नॉट प्रोन टू बकलिंग, दे आर ओनली रेजिस्टिंग द टेंसाइल लोड. सो वहां पे उनको हम रिलेटिवली थिन सेक्शंस भी यूज कर सकते हैं और इस एग्जांपल में भी ऐसे ही किया गया. Right, Ji. So truss structure supports only tension compression. We already discussed that. In this model, we use 3D beams instead of trusses. Since practically तो ये ट्रस से बना हुआ है और हम ट्रस एलिमेंट जैसे हमने क्लास में भी डिस्कस किया, ट्रस एलिमेंट को यूज करते हुए इसको मॉडल कर सकते हैं. बट जो एलिमेंट हमने क्लास में भी फॉर्मुलेट किया है उसमें एक मैंने आपको चीज बताई थी कि वी हैव assumption that the cross sectional area is circular. So कोई और क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं यूज हो सकता. If we want to use something with a cross sectional area, तो फिर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, हमें यहाँ पे बीम एलिमेंट यूज करना पड़ेगा. तो here most of the elements that are used have a box cross sectional area. Although they are acting as trusses, but these trusses are of box cross sectional area. So box
क्रॉस सेक्शनल एरिया लेने की वजह से जो हम ट्रस एलिमेंट को सेल्फ यूज नहीं कर सकते, so we have to model this using beams. तो जितना भी स्ट्रक्चर है उसको हम बीम से मॉडल करें. नाउ इफ वी, जो हमारे रेगुलर डिसीजंस हैं, इफ वी लुक एट दोज, तो सबसे पहले हम क्या डिसीजन लेते होते हैं? सबसे पहले हम डिसीजन लेते होते हैं ज्योमेट्री के बारे में कि आइदर वो वुड बी मॉडलिंग इट एज 2D और 3D, जो किसी ने पूछा भी था. और 2D में मॉडल करने के लिए अगर हम लेट सपोज वी से कि जी दिस इज दी फ्रंट प्लेन, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है. तो मैं एक छोटा सा उसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ यहाँ पे. तो अगर हम फ्रंट से उसको देख रहे हैं और ये ब्रिज हमारे पास बन रहा है, तो ब्रिज पे जो कंस्ट्रेंट्स हैं, लेट सपोज यहाँ पे हमने ब्रिज को एक एंड पे फिक्स किया हुआ है और जो दूसरा एंड है इस पे हमने रोलर लगाया हुआ है. और जो ब्रिज पे लोड्स हैं, दोज लोड्स आर एक्चुअली क्या है, ग्रेविटी है या ट्रैफिक का लोड है, तो वी कैन टेक इट एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. So we always decide based on things. Number one, कि क्या हम फोर्सेस को 2D में मॉडल कर सकते हैं? इन दिस केस यस. क्या हम कंस्ट्रेंट्स को मॉडल कर सकते हैं 2D में? अगेन यस. बट द थर्ड थिंग इज क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन शुड रिमेन सेम इन दिस प्लेन. बट ऑफ कोर्स यहाँ पे तो एक ट्रसेस से 3D सेक्शन बन रहा है, 3D ऑब्जेक्ट बन रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो बिल्कुल चेंज है. अगर हम क्रॉस सेक्शन को देखें तो क्रॉस सेक्शन वुड बी लुकिंग समथिंग लाइक दिस. और फिर यहाँ पे जो डायगोनल ट्रसेस हैं वो चल रही हैं, वो हमें यहाँ इस व्यू में तो स्ट्रेट ही नजर आ रही होंगी, स्ट्रेट ट्रसेस हैं. तो हम क्रॉस सेक्शन जो है इसका सेम नहीं है और बीच में से ये स्पेस जो है ये सारी एम्प्टी है, यहाँ पे तो कोई मटेरियल नहीं. सिंस क्रॉस सेक्शन इज नॉट सेम, so we cannot model it as 2D. That's why we have to go to 3D. Can't model as 2D and we have to go to 3D. So we would be modeling it 3D. So पहला जो क्वेश्चन हमारा जनरली होता है वो हमने उसका आंसर कर दिया कि मॉडल इट एज a 3D truss structure. Model as model 3D. Second, generally what we are looking at is कि हम किस तरह के एलिमेंट्स यूज करेंगे इसको मॉडल करने के लिए. अगर 2D होता तो फिर हम डिस्कस करते कि जी अच्छा प्लेन स्ट्रेस होगा या प्लेन स्ट्रेन होगा, बट सिंस दैट कॉम्प्लिकेशन इज नॉट देयर, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट. किस टाइप के एलिमेंट्स यूज होने चाहिए? सो सबसे पहली चीज जो हमने कहा कि जी ट्रसेस हैं विच आर अंडर टेंशन और कंप्रेशन. So because of that, the best element would be truss element, जो कि हम यूज कर सकते हैं. बट ट्रस एलिमेंट में क्या इशू है? इट हैज ओनली सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. So that's why we can't use this. So we move on to the next available element, which is beam, and beam can have any cross section. So because of this reason we are going to use beams, and beams would be modeling all the trusses. Then in addition to trusses हमारे पास क्या है? हमारे पास in addition to trusses किसी का कोई क्वेश्चन है? सर वाई बॉक्स क्रॉस सेक्शन सेक्शनल एरिया, दिस इज पार्ट ऑफ अ डिजाइन. ठीक है, डिजाइन में बॉक्स ऑफ कोर्स जो है आपको पता है कि सॉलिड की बजाय बॉक्स इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि एक तो बॉक्स में वेट कम हो जाएगा, देन उसका वेट और एफिशिएंसी की रेशियो जो है मच बेटर होगी. जैसे हम सर्कुलर शाफ्ट्स की बात करते हैं तो इस तरह जो है वो हमारे पास इट बिकम्स ईजियर.
तैयब आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपका कोई और क्वेश्चन है? आई डोंट थिंक सो। ठीक है, अगर नहीं है क्वेश्चन तो यू कैन लोअर दी हैंड। ठीक है जी। सो ब्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, डिजाइनर जो जिसने भी डिजाइन किया है, उसने ही और शी फाउंड इट कि दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड मोस्ट फिजिबल, तो इस वजह से बॉक्स को यूज किया गया। अच्छा जी, सर सेकंड केस में जी कोई क्वेश्चन सर है? ये सर ये सर्कुलर जो क्रॉस सेक्शन है ट्रस के लिए, ये हम्म। ग्लोबली मतलब यही होता है या फिर ये सिर्फ कॉमसोल के अंदर ये है कि मतलब ट्रस को आप एज अ जब आप ट्रस अप्लाई करते हो, ट्रस वाला मॉड्यूल यूज करते हो, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वो अस्यूम करता है? हाँ, डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट तरह से चलते हैं। हमने क्योंकि जो क्लास में भी एलिमेंट बनाया है उसमें भी हमने यही अज्यूम किया हुआ है, और लकीली जो कंसोल में इस वक्त तक इम्प्लीमेंटेशन है वो ऐसे ही है। अभी 2 दिन पहले कंसोल का नेक्स्ट वर्जन 6.1 रिलीज हुआ है, उसमें नाउ दे अलाउ के ट्रस एलिमेंट जो है इट कैन आल्सो हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉस सेक्शंस। सही सर, ठीक। तो सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट चीजें करते रहते हैं, लेकिन हम क्योंकि क्लास में उसको जिस तरह लेके चल रहे हैं थ्योरी में, उसी को हम रिलेट करना चाह रहे हैं कि हम वही एलिमेंट की डेफिनेशन यूज करेंगे साथ साथ। अच्छा जी, सेकंड थिंग इज इफ वी गो बैक टू आवर दी डायग्राम और ब्रिज, तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे जो चीज हमने रोड है एक, एंड रोड इज बेसिकली नॉट अ ट्रस स्ट्रक्चर, नीचे से ट्रसेस तो गुजर रही हैं, बट इट्स अ 2D एरिया, राइट? सो रोड वुड बी अ 2D एरिया। तो दूसरी चीज जो हमने मॉडल करनी है, एक तो हमने ट्रसेस मॉडल करनी थी, दूसरी चीज हमने मॉडल करनी है रोड। तो ट्रसेस के लिए तो वी हैव डिसाइडेड कि वी विल बी यूजिंग बीम एलिमेंट्स। रोड क्या होगा अगर इफ आई एग्जैजरेट द थिकनेस, तो रोड बेसिकली वुड बी सम सॉर्ट ऑफ अ रेक्टेंगल। हम उसे कह सकते हैं कि जी ये रोड कुछ ऐसी होगी जिसकी एक पर्टिकुलर थिकनेस होगी, ठीक हो गया, और फिर इसकी 2 अदर डायमेंशन होंगी, इसको विड्थ कह लें, इसको लेंथ कह लें, एंड दे वुड बी ऑफ कोर्स डिक्टेटेड बाय द ट्रस स्ट्रक्चर। एक्सक्यूज मी। नाउ यू कैन सी कि हम थोड़ा सा हमारे पास एक प्रॉब्लम ये आ गया कि जो ट्रस स्ट्रक्चर है उसको जो हम बीम एलिमेंट से या ट्रस एलिमेंट से मॉडल कर रहे हैं, बेसिकली वो क्या हैं, जो बीम एलिमेंट भी होगा या ऑलरेडी आप जो यूज करें ट्रस एलिमेंट, ज्योमेट्रिकली दे वुड बी एक्चुअली अ लाइन, और लाइन वी नो इज अ 1D आइडेंटिटी, एंड इसके एंड पे हमारे पास क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे, U1 एंड U2। बीम के केस में जो है, क्योंकि बीम मोमेंट्स भी करता है, तो बीम के केस में M1 और M2 भी आ जाएंगे, बट एनीवेज हम इसको सिंपल रखते हैं, विल से कि इट वुड बी U1 एंड U2 बिकॉज हम बीम को एज अ ट्रस यूज कर रहे हैं और हम सिर्फ उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वाली प्रॉपर्टी को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एक 3D एरिया बन रहा है। तो एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि वी यूज 3D एलिमेंट्स जैसे आप पहले यूज करते रहे, एंड वी मॉडल इट। तो एक तो ये ऑप्शन बन सकती है। सेकंड ऑप्शन इज वी कैन यूज 2D एलिमेंट्स, राइट? और 2D में क्या हम इसे लेके जा सकते हैं, तो 2D में इफ वी लुक एट इट फ्रॉम पर्सपेक्टिव कि ये वाला प्लेन जो है ये हमें सामने से नजर आ रहा है, एंड यहाँ पे हमारा फिक्स कंस्ट्रेंट है, here we have a roller, then we'll be having our loading, and the cross sectional area is constant. So all those three things are generally satisfied, so we can model it as 2D, and 2D में of course जो इसकी फिर out of the plane dimension होगी वो ये W होगा, which would be of course higher than much higher than T. So generally we can say कि we can model it as plane strain, right? So 2D में हम इसे as a plane strain element use करते हुए मॉडल कर सकते हैं, बट rather than, क्योंकि हम ओवरऑल जो मॉडल है वो 3D में बना रहे हैं,
तो अब ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ओवरऑल मॉडल में क्या होगा, ओवरऑल मॉडल में 1D ट्रसेस यूज करते हुए हम इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे which would be looking in 3D, राइट। अब इसके बीच में हम ये 2D एलिमेंट तो नहीं फिट कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें 3D ही चाहिए। सो दैट्स वाई, इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से, नॉट फॉर द 3 reasons we generally check, we can't use 2D elements. So can't use 2D because overall model is 3D. So we need to find something better than this. There is another type of element which is known as shell element, and we'll of course discuss this in class also, but यहाँ पे क्योंकि हम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। शेल एलिमेंट्स एक स्पेशल टाइप ऑफ एलिमेंट हैं जो कि किसी 3D प्लेनर ऑब्जेक्ट को, जैसे कि इस केस में रोड है, सो इफ वी हैव अ लेट्स से प्लेट, rectangular plate which has a thickness, so we can represent it with a 2D area, and this is known as a shell element. So ये 2D area बन जाता है और ये 3D वॉल्यूम है बेसिकली। और ये 2D क्या है, दिस इज एक्चुअली द मिडल प्लेन ऑफ दिस थिंग। तो ये जो मिडल प्लेन है, हम सिर्फ इस मिडल प्लेन को ड्रॉ करते हैं और वी कैन डिफाइन इट्स thickness T, and then of course this can be used in a 3D model also rather than being used as a 2D, क्योंकि ये एरिया है तो इस एरिया को हम यहाँ पे ड्रॉ करके, ये सिंपली विदाउट थिकनेस एक एरिया ड्रॉ करके हम रोड की रिप्रेजेंटेशन इससे ले सकते हैं। सो दिस इज द टाइप ऑफ एलिमेंट दैट वी आर गोइंग टू यूज हियर। तो बेसिकली ये 2D एरिया है, ये 2D एलिमेंट है which is representing 3D। सिमिलर कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रस में हम क्या करते हैं कि एक 3D सर्कुलर बार को रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ एक लाइन से और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बता देते हैं। यहाँ पे हम एक 3D वॉल्यूम को एक विदाउट थिकनेस एरिया से रिप्रेजेंट कर देते हैं और उसकी थिकनेस बता देते हैं। सो थिंग्स बिकम ईजियर फॉर अस। So the second type of element that we are going to use would be shell elements, and these are for road itself, and this is basically a 2D element. So now in our model we have two choices or two types of elements are required. एक जो हैं वो beam element हैं which are 1D, and there would be shell elements which are 2D. So ये एक और चीज क्रिएट हो गई, क्योंकि जो बीम एलिमेंट है और उसकी हम इस वक्त जिस फॉर्म में बात कर रहे हैं, उसके एंड पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे सिर्फ U1 और U2, जबकि आई एम जस्ट राइटिंग वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि हम यूज कर रहे होंगे, हम बीम के अपने नहीं यूज कर रहे। जबकि शेल एलिमेंट जो है विच वुड बी अ 2D एरिया, उसके एंड पे नोड्स होंगे उसी तरह जैसे हमारे किसी भी एलिमेंट के एंड पे नोड्स होते हैं, एंड दैट वुड बी हैविंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम U1, V1, U2, V2, U3, V3, U4, V4. So at any point or at any node, when we would connect two nodes, जब हम कनेक्ट करेंगे अपनी ज्योमेट्री में शेल एलिमेंट को एंड अ बीम एलिमेंट, तो ये नोड कॉमन हो जाएगा। कॉमन नोड पे क्या प्रॉब्लम आएगा कि एक एलिमेंट जो है उसके पास तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, जबकि दूसरा एलिमेंट जो है उसके पास सिर्फ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हाउ डू वी equate these? So different softwares provide us different special conditions to solve this problem, and we can actually solve this problem by applying those special conditions. आपके केस में क्या हो सकता है, जो हमने क्लास में पढ़ा है
कि अगर हम क्लास से एग्जांपल लें, जो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं उनमें से, so we have discussed trusses or truss elements which are at an angle. When we use them at an angle, we have u1 v1 and we have u2 v2, and then we can have a spring element which is vertical. So spring element would have its own u1 and u2. Now you can see कि इस node पे there is a mismatch in degrees of freedom. So probably we will do an example in the class also, and we'll see how do we handle this mismatch. Exactly the same thing is done by these softwares, but they just name it as a special condition or special boundary condition. And so we have to apply it ourselves, making sure कि जो दो एलिमेंट हैं जिनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जहाँ पे वो कंबाइन हो रहे हैं वहाँ पे फर्क हैं, they get connected together. So up till now what we have decided is we will be modeling it as 3D. We'll be using beam and shell elements. So that's what we have decided up till now. Based on this, we can start making our model. So I'll go to COMSOL and choose new model wizard 3D and 3D may now under structural mechanics. Generally, we have been using solid mechanics, and solid mechanics interface, if I click it, you know, is for 3D, 2D, axisymmetric. But now we are using two special types of elements. So for those, we have been given different, you can say, interfaces. So one is beam. So I'll click beam. ये बिल्कुल एक separate interface है, separate element है. So I'll add this. And the second one is shell. And so now I am going to add two physics. इन दोनों को ये अलग-अलग physics के तौर पे deal कर रहा है, because ये different types के elements हैं और हम इन्हें एक model में combine कर रहे हैं. So this is also an example जिसको आप sort of multi-physics भी कह सकते हैं कि we are using more than one physics. In reality, this doesn't actually constitute multiple physics because they are still under structural mechanics. But here क्योंकि दोनों का interface फर्क है तो दो physics हमें add करनी पड़ी हैं, तो we can call it multi-physics problem, and it would give you an idea कि multi-physics problems कैसे solve होते हैं. So we add these two interfaces, then we'll go to study. और study हमारी वही stationary study है, and done. So we'll be ending up in our modeling environment. क्यों जी, यहाँ तक कोई question, anything that needs to be discussed? तो जो बीम एलिमेंट सिलेक्ट किया है, हम्म, इसका काइंडली दोबारा एक्सप्लेन कर दें, ये क्यों किया है? बीम एलिमेंट क्यों सिलेक्ट किया? एक्चुअली जो सबसे हमारा जो ब्रिज है वो तो बेसिकली ट्रसेस का बना हुआ है. ट्रस जो है, लेकिन ट्रस के साथ जो ट्रस एलिमेंट है उसके साथ हमारी अजम्पशन ये है कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट वुड बी सर्कुलर. ठीक है, ए हमेशा उसमें सर्कुलर होगा और हम सिर्फ ए की एक पर्टिकुलर वैल्यू देंगे तो उससे इट वुड कैलकुलेट द एरिया. बट यहाँ पे जो हमारा जो ट्रसेस हैं इन ब्रिज, वो ट्रसेस जो हैं वो एक्चुअली सर्कुलर नहीं है. उनका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बॉक्स टाइप हॉलो बॉक्स है. राइट सर, ठीक है. सो इसको क्योंकि हम फिर नहीं यूज कर सकते, तो जो नेक्स्ट बेस्ट अवेलेबल हमारे पास एलिमेंट है वो बीम है, जो किसी भी टाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें डिफाइन करने देता है, तो इसलिए हमने बीम एलिमेंट यूज किया. राइट. और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके. सो we end up in our modeling environment. Modeling environment से by now you are all familiar. सबसे पहले यहाँ पे हम ज्योमेट्री ले आते हैं. We can draw this geometry. This is easy to draw, but of course time consuming.
इफ यू वांट टू ट्राई कि किस तरह ये ड्रॉ होती है, तो इसका जो फाइल है इसके एंड में जो अपेंडिक्स ए दिया हुआ है, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आर देयर कि आपने ये किस तरह ड्रॉ करना है। तो ये इसके एंड में जो है ना, ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाती हैं इसकी कि आपने कैसे ड्रॉ करना है। सो आई एम नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू लोड द ज्योमेट्री। अच्छा, अब ज्योमेट्री लोड करने के वी आर अवेयर ऑफ a few things कि जी ज्योमेट्री को कैसे, एक तो हमने कहा कि हम यहाँ बना सकते हैं, दूसरा हमने कहा कि जी हम जो ज्योमेट्री है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी कैड सॉफ्टवेयर में बना लें और वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ थर्ड वे इन दी सॉफ्टवेयर। थर्ड वे क्या है कि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आप ज्योमेट्री बना सकते हैं, तो फॉर पर्पसेस ऑफ रीयूजिंग दी ज्योमेट्री आप कंसोल में कहीं भी बना के सेव कर दें और फिर उसे आप किसी भी दूसरे उसमें रिकॉल कर सकते हैं। So here in geometry tab, we have import and we have another thing known as insert sequence. Insert sequence is basically excuse me, जो geometry का sequence कहीं भी हमने सेव किया हो या ज्योमेट्री बना के console की फाइल में सेव किए, we can import that और यहाँ पे वो complete geometry आ जाएगी। So I am clicking insert sequence और ये आपका जहाँ भी console installed है वहाँ पे मल्टीफिजिक्स, एप्लीकेशंस, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स एंड बीम्स शेल के अंदर प्रैट ट्रस ब्रिज ज्योमेट्री सीक्वेंस के नाम से MPH फाइल पड़ी होगी। MPH फाइल्स आर कंसोल फाइल्स। सो यू कैन जस्ट क्लिक इट, ओपन इट। तो ये वहां से ज्योमेट्री सीक्वेंस जो है, ये ज्योमेट्री सारी जो है, आप ये देखें अब लेफ्ट पे नोड्स आ गए हैं सारे एंड दे आर शोइंग एग्जैक्ट कि वो कैसे कैसे बनाए, वर्किंग प्लेन्स बनाए गए हैं, कॉपी, लाइन सेगमेंट, अरे व्हाटएवर। And when I'll click build all, तो ये वो पूरी ज्योमेट्री उस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए इसने यहाँ पे ड्रॉ कर दी। हमारे पास प्रैट ब्रिज की जो है, ट्रस ब्रिज की पूरी ज्योमेट्री यहाँ पे हमारे पास आ गई। If I under global definitions I can go to parameter 1 और इसमें आप देख रहे हैं मुख्तलिफ पैरामीटर्स इन्होंने ऑलरेडी डिफाइन किए हुए हैं जो कि ज्योमेट्री बनाते हुए ऑलरेडी यूज हुए होंगे। विड्थ ऑफ द ब्रिज है, हाइट है, स्पेसिंग बिटवीन मेंबर्स है, टोटल ब्रिज लेंथ है। इस तरह पैरामीट्रिक करने का ऑफ कोर्स यू नो एडवांटेज ये है कि लेटर ऑन एट एनी स्टेज यू वुड से ओके विड्थ ऑफ द ब्रिज इज नाउ गोइंग टू चेंज फ्रॉम 7 मीटर टू लेट्स से 5 मीटर्स। हाइट जो है चेंज करनी है, स्पेसिंग चेंज करनी है, यू कैन जस्ट चेंज दोज नंबर्स हियर, गो बैक टू ज्योमेट्री एंड अपडेट और वो चीज अपडेट हो जाएगी। रादर देन कि आप 5-7 जगह पे जाएं और वहां पे फिर ये नंबर चेंज करें और सारा दोबारा ड्रॉ करें। सो इट मेक्स इट वेरी कन्वीनियंट। इसी बेसिस पे वी कैन हैव सम अदर। क्वेश्चन किसी का है, आई डोंट नो, किसी का क्वेश्चन नजर आ रहा था। क्यों जी, किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? सर इसने जो ब्रिज ड्रॉ किया वो इसने मतलब लाइंस और वो यूज किए हैं मतलब जी। जब ज्योमेट्री ड्रॉ हो रही है तब तो ज्योमेट्रिक चीजें हैं, लाइंस हैं, एरियाज हैं, वो रेक्टेंगल्स हैं, लाइंस हैं, बस दैट्स ऑल। मतलब वॉल्यूम इसने यूज नहीं किया? नहीं, क्योंकि देखें ना, हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया कि हम जो है शेल एलिमेंट यूज करेंगे। शेल एलिमेंट इज बेसिकली एरिया की फॉर्म में होता है। तो जब हम ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे तो हम एरिया ड्रॉ करेंगे शेल एलिमेंट के लिए, 3D नहीं ड्रॉ करेंगे। अच्छा जी, सो इफ आई गो बैक, जी प्लीज। सॉलिड ड्रॉ किया, अंदर कर्व नहीं ड्रॉ जी किया। एरिया सॉलिड ड्रॉ किया है। जब भी ये फील्ड होगा ग्रे कलर का है ना और नजर आ रहा है आपको, तो ये सॉलिड एरिया ड्रॉ किया हुआ है इसने। ठीक है, सर इसमें यहाँ पे फोर्स डालेंगे हम? जी बताएं क्या कह रहे हैं? सर इसमें ग्रेविटी डालेंगे हम जैसे पहले डाली जी, थी? जब हम लोड अप्लाई करेंगे तो फिर हम ग्रेविटी, दो कंडीशन हमने की है, ग्रेविटी लोड है और एक ट्रैफिक के तौर पे विल टेक अ लोड ऑफ अ ट्रक 1 or 2 एंड देन विल सी। ओके सर। ये आप अगर यहाँ पे नोड्स को लेफ्ट पे एक्सपैंड करें ना तो यू कैन सी वर्किंग प्लेन 1 के अंदर जो है रेक्टेंगल्स हैं, जो कि ये देखें रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं, जो कि ये उसने बनाया हुआ है एरिया रोड के लिए, जो या हम कह लें कि ब्रिज के शेल के एलिमेंट्स के लिए बनाया हुआ। तो ये ऑल कंस्ट्रक्शन इज शोन हियर। इसको इस तरह लाने का फायदा ये है, अगर हम इसे किसी
दूसरे सॉफ्टवेयर में बिल्ड करके यहाँ लाते तो हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी फिर लूज हो जाती है जनरली। इसलिए ज़्यादातर हम कोशिश यही करते हैं कि जिस सॉफ्टवेयर में हम काम कर रहे हैं उसी सॉफ्टवेयर की उसमें इसको हम डेवलप करें। सो जनाब ज्योमेट्री से आई विल गो बैक टू पैरामीटर्स एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें जो है इसने एक दो ग्लोबल डेफिनेशन बनाने को कहा हुआ है। जैसे हम पहले बात करें कि जो ट्रक का वेट है विल बी, जो ट्रैफिक के तौर पे हम एक मॉडल ट्रक यूज करेंगे और उसका वेट ये कह रहा है जी 12,000 kgs है, तो वो उसको हम एज अ पैरामीटर डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पे, ट्रक वेट और 12,000 एंड यू ऑल नो के स्क्वायर ब्रैकेट्स में हम डाल सकते हैं यूनिट्स। तो 12,000 kg मैंने डाला, ये इस वक्त बाय डिफॉल्ट क्योंकि एमपीए यूज कर रहा होता है तो इट हैज कन्वर्टेड इट टू 12 टन्स। इसी तरह जो फोर्स लग रही है उसको इसने लिखा हुआ है यूज करते हुए। सो इट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फॉर्मूला FG, डायरेक्ट डाउनवर्ड जो फोर्स लग रही है, एंड तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। अच्छा जी, कोई भी चीज गलत हो जाए तो अनडू वुड वर्क। तो ट्रक वेट इनटू, क्योंकि वहां पे दो लाइनों में लिखा हुआ है सो इट डजंट कॉपी इट perfectly. So I'll just copy the second line, bring it back, open it, paste it. So ये आपके सामने आ गया। ये फॉर्मूला बेसिकली ट्रक का वेट जो है उसको कन्वर्ट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स, जी से मल्टीप्लाई कर रहा है। जी कांस्टेंट इज द वैल्यू ऑफ जी, 9.81 डिवाइडेड बाय 6 प्रॉब्ली जो है इसने उसके डिवीजन्स किए हुए हैं कि 6 व्हीलर है तो उसके हर व्हील पे कितना लोड आ रहा है, एंड देयर इज दिस पैरामीटर थिंग व्हिच इज यूज्ड फॉर पैरामीटराइजेशन। एनीवेज, तो इस तरह हम इसको पैरामीट्रिक बना सकते हैं और भी कोई आप पैरामीटर लेना चाहें। एक और चीज जो यहाँ पे आई विल ब्रीफली डिस्कस ऑल द फीचर्स जो इस फाइल में हुए हैं, डिटेल में करना तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि मल्टीपल आप देखें यहाँ पे हमारे पास ट्रेसेस हैं, कोई किसी एंगल पे है, कोई किसी एंगल पे है, एंड देयर आर एवरी टाइम वी वुड बी मेकिंग समथिंग वी वुड हैव टू डू अ लॉट ऑफ सिलेक्शंस कि क्रॉस सेक्शंस कुछ के डिफरेंट होंगे, कुछ के डिफरेंट होंगे, डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी, ऑल दोज थिंग्स। सो हर दफा जो है ना बहुत ज्यादा सिलेक्शंस करनी पड़ेंगी, क्लिक करने पड़ेंगे। तो वन इजी वे इज टू मेक दो सिलेक्शंस प्रायर टू डूइंग एनीथिंग एल्स। सो हम पहले से ही वो ग्रुप्स की फॉर्म में बना के उनको सेव कर लेते हैं, जैसे जो है यहाँ पे हम सिलेक्शंस कहते हैं। तो इफ आई गो टू डेफिनेशंस यू कैन सी अ सिलेक्शंस सेक्शन जिसमें मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे हमें जो है वो ऑप्शंस दी गई हैं कि हम सिलेक्शंस बना सकते हैं बेस्ड ऑन दोज। ये सिलेक्शंस हम बना के पहले सेव कर लेते हैं, फिर जब हमें मटेरियल असाइन करना है, क्रॉस सेक्शंस असाइन करने हैं, तो थिंग्स बिकम वेरी इजी। वी जस्ट यूज द सिलेक्शन नेम और हम वो चीज सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे लेट्स डू दिस फर्स्ट वन, इसमें इसने कहा जी कि जो ट्रांसवर्स बीम्स बिलो हैं उनका ये एक सेक्शन बनाना चाह रहा है, और इसने मेथड जो यूज किया सिलेक्ट करने के लिए, ये मेथड्स हैं सिलेक्ट करने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड हैं। बॉक्स, तो ये कह रहा है मैं एक बॉक्स बनाऊंगा और उस बॉक्स के जिस जिस चीज को एंटिटी को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, कहाँ से पता चल रहा है, ये आउटपुट एंटिटीज में पता चल रहा है कि जिस जिस एंटिटी को ये बॉक्स इंटरसेक्ट कर रहा होगा वो एंटिटी सिलेक्ट हो जाए। तो इन लेबल एज ऑलवेज वी कैन पुट इन एनीथिंग, सो वी रिमेंबर इट कि ये हमारा ग्रुप जो है ये क्या है। ठीक है जी, उसके बाद जो है ज्योमेट्रिक एंटिटी लेवल जो है वो हम एज करेंगे। सो लेट मी एक्स सो ज्योमेट्रिक एंटिटीज हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट करनी है, हमने एजेस सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि ये आप देख सकते हैं इसने एजेस को हाईलाइट कर दिया है और अभी सारे एजेस सिलेक्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे जो बॉक्स है, बॉक्स मेथड हम यूज कर रहे हैं, और बॉक्स जो है उसमें जो एक्स वाई और जी की उसकी लिमिट्स हैं, जो बॉक्स बना है वो इन्फिनिटी हैं। इन्फिनिटी मीन्स कि एवरीथिंग, जितने भी एजेस हैं वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। दैट्स नॉट अवर पर्पस, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन कि जी एक्स वाई और जी जो हैं वो क्या क्या होंगे, ताकि हम अपनी मर्जी का जो है वो बॉक्स बना सकें और उस बॉक्स को यूज करते हुए उस
जिस जिस चीज को इंटरसेक्ट कर रहा है उस इस चीज को हम जो है सिलेक्ट कर सकें। तो ये दिस वुड बी 1, दिस इज आई थिंक width -1। नाउ यू कैन सी के ये width लेंथ ये कहाँ से आ रहे हैं, ये width लेंथ जो हैं जो पैरामीटर्स में हमने डिफाइन किए थे ये वहां से आ रहे हैं। सो इट वुड मेक इट वेरी वेरी जेनेरिक मॉडल को कि किसी भी वक्त आप चेंज करेंगे तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, ये खुद ब खुद अपने आप को अपडेट कर देगा बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन पैरामीटर्स। सो नाउ इफ यू कैन सी देयर इज अ ऑरेंज बॉक्स हियर एट द बॉटम, और जो कुछ उस बॉक्स के अंदर आ रहा है जैसे नाम से भी पता चल रहा है बीम्स ट्रांसवर्स बिलो, तो जो बॉटम पे ये ट्रांसवर्स बीम्स हैं ये वाले सारे, इस ग्रुप ने ये वाले सारे बीम्स हैं ये सिलेक्ट कर लिए क्योंकि ये जो हमने ऑरेंज सा बॉक्स बनाया है जिसके अंदर ये आ रहे हैं। इफ आई कैन शो यू फ्रॉम साइड तो ये आप देख सकते हैं ये इस बॉक्स के अंदर आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये इसने वो सारों को सिलेक्ट कर लिया है और उन सारों का एक ग्रुप बना दिया। और ये ग्रुप कंपोनेंट 1 के अंदर सिलेक्शंस का नोड है जिसमें ये अब जो है बीम्स ट्रांसवर्स बीम्स हैं ये नजर आना शुरू हो गए। इसी तरह देयर आर नंबर ऑफ सिलेक्शंस जो इसने पहले बनानी है, बीम्स ऑल बिलो, बीम्स ट्रांसवर्स अबव, लॉट ऑफ देम। सो ये डिफरेंट मेथड्स भी आपको यहाँ पे बता रहे हैं उन्हें सिलेक्ट करने के, एक्सप्लिसिट है, डिफरेंस है जी। कोई क्वेश्चन है? ये x मिनिमम और x मैक्सिमम का दोबारा बता दें कि ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, ये जो हमने जो specify देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके मुताबिक ये उसकी कोऑर्डिनेट शो कर रहा है, एक्स वाई जी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एक्स मिनिमम का मतलब है कि बॉक्स जो है उसका मिनिमम एक्स कोऑर्डिनेट, ये एक्स रेड कलर में अगर प्रॉब्ली विजिबल होगा तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है मिनिमम जो है और मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है। तो उसने ये बताया कि लेंथ बाय 2, ठीक है, माइनस शुरू में लगाया हुआ है, लेंथ बाय 2 जितनी भी लेंथ है ब्रिज की उसका आधा, क्योंकि ब्रिज आप देखें उसने 0 0 ब्रिज का जो मिड है ना ये 0 0 पे है, तो जितनी लेंथ है उसका आधा +1 उससे जो है 1 बाहर आ जाए। तो इफ आई शो यू साइड तो ये आप देखें ये उससे 1 बाहर है। इसी तरह दूसरी साइड पे वो जा रहा है लेंथ बाय 2 यानी कि हाफ 0 से +1, तो ये इस साइड से बाहर जा रहा है, तो ये x डिफाइन हो गया। इसी तरह y जो है उसने कहा है मिनिमम जो है y की वैल्यू जो है वो 1 होगी और y मैक्सिमम जो है विड्थ -1 होगी। तो y जो है ये y है जो ग्रीन कलर में है, प्रॉब्ली शायद नजर आ रहा हो। सो y को अगर हम देखना चाहें तो यहाँ से आप देख सकते हैं y, तो उसने इसको अंदर रखा हुआ है इसके बॉक्स के, इस साइड से भी 1 अंदर रखा है, इस साइड से 1 अंदर रखा है। और ये सिलेक्शन इस क्यों कर रहा है क्योंकि जिस एंटिटी को इंटरसेक्ट करेगा वो एंटिटी सिर्फ सिलेक्ट होगी। अगर मैं इसको चेंज करके कह दूं एंटिटी इनसाइड द बॉक्स, देयर आर सेवरल ऑप्शंस, तो वो देखें वो सिलेक्ट होना खत्म हो गया, ऑरेंज कलर उनका खत्म हो गया क्योंकि दे आर नॉट लाइंग इनसाइड द बॉक्स। सो इफ आई गो बैक तो ये उनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो सारे बीम्स जो हैं वो वहां पे जो है वो नजर आना शुरू हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया? यस। तो इस तरह बहुत सी ऑप्शंस हैं। एक्सप्लिसिट मींस कि आप क्लिक 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 करके चूज कर सकते हैं, क्लिक क्लिक करके या पिक करके चूज करने में क्या होता है कि थिंग्स रिमेन फिक्स। इस तरह पैरामीट्रिक बनाने में ये फायदा होता है कि अब आप कोई भी चूज कर लेंगे तो इसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये उस तरह रहेगा। सो दोज ऑल दोज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड हियर। तो ये उसने पहले जो है सबसे ये सारे ग्रुप बना लिए ताकि उसको आसानी रहे इनको मटेरियल असाइन करने में, और खास तौर पे क्योंकि ये बीम्स हैं बहुत सारे तो इनको क्रॉस सेक्शन असाइन करने। देन मटेरियल, इसमें 2 मटेरियल यूज हो रहे हैं, वन इज नोन एज कंक्रीट एंड द सेकंड वन इज जो है वो हमारे पास जो है वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल स्टील, ठीक है जी। एंड दोनों जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं बिल्ट इन लाइब्रेरी में। सो वी कैन सिंपली गो टू ऐड मटेरियल, बिल्ट इन, और ये मटेरियल लोड हो रहे हैं यहाँ से, तो वी कैन चूज कंक्रीट से ऐड टू कंपोनेंट। तो ये आप देखें मटेरियल नोड्स के अंदर कंक्रीट आ गया एंड सिमिलरली वी कैन गो टू स्ट्रक्चरल स्टील एंड ऐड टू कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमने
दो मटेरियल ऐड कर लिए एंड वी कैन क्लोज दिस लाइब्रेरी टू गेन बैक द स्पेस। अभी आप देखें जो कंक्रीट को मैं क्लिक करता हूं तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग हैज बीन असाइंड कंक्रीट, ट्रसेस भी एवरीथिंग इररिस्पेक्टिव ऑफ के जी क्या कंक्रीट होना चाहिए था। और मटेरियल स्ट्रक्चरल स्टील को मैं क्लिक करता हूं तो स्ट्रक्चरल स्टील जो है वो एम्प्टी है एंड दैट्स व्हाई स्ट्रक्चरल स्टील के नोट के साथ यू कैन सी अ ऑरेंज कलर्ड triangle which is saying कि this material has not been actually assigned to anything. Generally triangle जब इस तरह की आ रही हो तो this is showing कि कोई चीज मिसिंग है but that would not hinder your model from running generally. अगर वो चीज मैंडेटरी रिक्वायर्ड हो तो फिर यहाँ पे रेड कलर का सर्कल आ रहा होगा जिसमें स्टॉप लिखा होता है। तो वी कैन यूज दीज और इनको हम डिफरेंट मटेरियल जो है वो डिफरेंट जगहों पे असाइन कर सकते हैं, कोई इसमें ऐसा वो नहीं है, ठीक है जी। और जो स्ट्रक्चरल स्टील है इसको कैन सिंपली गो फ्रॉम सिलेक्शन एंड वी कैन से ऑल बाउंड्रीज, तो ये ऑल बाउंड्रीज को सिलेक्ट कर सकता है। ऑल एजेस को अगर हम इसको यहाँ से चेंज कर दें क्योंकि बाउंड्रीज को नहीं एजेस को हमने असाइन करना है, एजेस जो हैं वो हमारे सारे ट्रसेस हैं तो वी कैन से ऑल एजेस, तो ये सारे एजेस को अब इसने ये असाइन कर दिया है, सिर्फ जो है रोड वो रह गया एंड नाउ दैट ट्राइंगल इज गॉन। और जो कंक्रीट मटेरियल वन है ये भी सबको असाइन हुआ था यहाँ पे, तो इसकी डेफिनेशन उसी तरह जो है वो हम अपडेट कर लेंगे। ना भी अपडेट करें तो अगर लेटर ऑन फॉर एग्जांपल ये कंक्रीट सबको असाइन हुआ था और इसके बाद आपने स्ट्रक्चरल स्टील भी असाइन कर दिया तो वो उसको ओवरलैप कर देगा, उसको ओवरराइड कर देगा, तो दैट कैन बी डन। बट इंटेलिजेंटली इसने यहाँ पे जो कंक्रीट है वो बाउंड्रीज को असाइन किया हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग, अब हम फिजिक्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा इसे क्विकली करते हैं। मटेरियल के बाद वी नाउ यू कैन सी वी हैव 3 नोड्स फॉर फिजिक्स। जनरली यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का एक नोड आया करता था या सॉलिड मैकेनिक्स का नोड आता था, बट नाउ वी हैव 3 नोड्स, एक बीम है, एक शेल है, ये दो हमने फिजिक्स ऐड की थी एंड देयर इज एन एडिशनल नोड नोन एज मल्टी फिजिक्स। मल्टी फिजिक्स नोड ये होता है कि जो हमने जितने भी अब क्योंकि मोर देन 1 फिजिक्स ऐड किए हैं तो नाउ इट्स रिकॉग्नाइजिंग दैट दिस इज अ मल्टी फिजिक्स प्रॉब्लम एंड दीज 2 फिजिक्स हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, कि वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी, तो वो जो इंटरेक्शन है दैट वुड बी डिफाइंड इन मल्टी फिजिक्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक प्योर मल्टी फिजिक्स की प्रॉब्लम लें तो यू कैन बी सॉल्विंग इट फॉर स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन जैसे हम करते हैं प्लस थर्मल इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आपके पास एक टेम्परेचर या थर्मल का नोड आ सकता है जिसमें टेम्परेचर सॉल्व हो रहे हो, एक नोड आपके पास स्ट्रक्चर का इसी तरह आ सकता है जिसमें सॉलिड मैकेनिक्स का जिसमें डिफॉर्मेशंस हो रही हो। तो जो मल्टी फिजिक्स होगा ये फिर उन दोनों को कपल कर रहा होगा कि टेम्परेचर और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो भी एज अ फोर्स एक्ट करता है तो वो डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, दैट डिफॉर्मेशन वुड ऐड एक्चुअली टू दी एग्जिस्टिंग डिफॉर्मेशन जो कि मैकेनिकल इफेक्ट की वजह से आ रही होगी। वेरी सिमिलर जो आप सिंपल फार्मूला जो है पढ़ा होगा आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल 1 में, जिसमें हम डिफॉर्मेशन का टोटल डिफॉर्मेशन का जो फार्मूला है जिसमें मैकेनिकल भी ऐड करते हैं और थर्मल भी ऐड करते हैं, राइट जी। सो गोइंग बैक टू लेट्स से फर्स्ट शेल, शेल में जब हम आते हैं तो शेल में जो हमें पहली चीज करनी है ना वो क्या है कि थिकनेस एंड ऑफसेट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेल के केस में यही है कि उसकी नंबर 1 जैसे हमने कहा था जी थिकनेस क्या है, तो जो भी हमारी रोड की स्ट्रक्चर की थिकनेस है वो हम यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज गिवन हियर एज डी, और यहाँ पे यूनिट्स जो भी आ रहे हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड थिंग इज ऑफसेट या पोजीशन, जिसे ये लिखा हुआ है, तो जैसे मैंने इनिशियली एक्सप्लेन किया था कि बाय डिफॉल्ट दिस इज द मिड सरफेस। जो भी हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट था, ये जो शेल 2D प्लेनर है ये उस वॉल्यूम की मिड सरफेस है, बट the software always gives us flexibility and we can choose it as different things. We can choose it as top surface, तो यहाँ आप देखें कि now it is showing me a graphic जिसमें ये बता रहा है कि जी अच्छा अब ये जो रेड वाली सरफेस है अब ये
यहाँ पे जो हमने ज्योमेट्री बनाई है ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो डी है नाउ दिस वुड बी बिलो दैट, और ये उसकी थिकनेस जो है वो यहाँ पे आ रही होगी. वी कैन ऑल्सो हैव इट एज बॉटम सरफेस. ठीक हो गया. उस केस में अब ये ब्लू जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और डी वुड बी अपवर्ड. अगेन गोइंग बैक टू मिड सरफेस. सो मिड सरफेस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जो हम जनरली यूज करते हैं. तो we'll leave it as mid surface. अच्छा जी, अब यहाँ पे जो है हम जो लोडिंग हमने लगानी है, एक क्या है, इस पे ग्रेविटी लोड लग रहा होगा. तो we can simply go to physics. Physics में you can see on the left it is selected shell, और यहाँ से भी हम different physics choose कर सकते हैं, beam और shell. So I am still with shell, और यहाँ पे हमने ग्रेविटी लोड एक तो अप्लाई करना है. So we boundaries में we'll say gravity, और gravity में you can see कि it is already using the जो हमारे पास वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, सॉरी g कांस्टेंट, जिसमें ये स्टोर करता है ग्रेविटी की वैल्यू. यू कैन टाइप इन द ग्रेविटी वैल्यू, और यहाँ पे we can say all boundaries. तो इसने सारी शेल बाउंड्रीज जो हैं वो सिलेक्ट करनी जिन पे हमने ग्रेविटी लोड अप्लाई कर दिया. रिमेंबर ग्रेविटी लोड हम शेल पे भी अप्लाई करेंगे, ग्रेविटी लोड हम अपने ट्रसेस पे, बार्स पे भी अप्लाई करेंगे. तो दोनों फिजिक्स में जाके हम ग्रेविटी लोड अप्लाई करेंगे. अब बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे क्या है? बाउंड्री कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि जो लेफ्ट एज ऑफ द ब्रिज है दिस इज पिन्ड, इसकी एक्स और वाई दोनों में मोशन जो है वो हम स्टॉप कर देंगे. एंड जो राइट एज ऑफ द ब्रिज है इसको हम विल अलाउ इट टू मूव इन एक्स डायरेक्शन ओनली. तो इसकी वाई और जी जो है उसकी मोशन को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. वंस विल डू दैट तो रोटेशन होने का कोई चांस नहीं है, रोटेशन नहीं हो सकती. सो इसको करने के लिए वी कैन चूज एजेस, क्योंकि लेफ्ट एज पे हमने लगानी है. एंड वी कैन से पिंड, और पिन में हम वी कैन पिक दिस एज, और अब ये एज पिन हो गया. नाउ दिस कैन नॉट डिस्प्लेस इन एक्स वाई और जी, इसकी एक्स वाई और जी जो है वो फिक्स हो गई है. Second thing we can do is we can go to edges and choose prescribed displacement or rotation. और यहाँ पे हमारे पास आप देखें कि x, y और z तीनों की ऑप्शंस आ रही हैं. अभी ये तीनों अनटिक हैं, जिसका मतलब है कि ये कोई इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर रही. सो we'll choose this edge, right edge, और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं कि u, y. देखें वेरिएबल्स के नेम आ रहे हैं u नॉट y, u नॉट z. ये जो है y और z में डिस्प्लेस नहीं हो सकता, इट इज फिक्स्ड. So this is actually a pinned, again a pinned type of boundary condition. यहाँ पे हम इसको displacement से apply कर रहे हैं, and this is prescribed in x direction. उसको हमने click नहीं किया, that means कि it is free to move in x direction. Now this is completely restrained against rigid body motion. ये सिर्फ expand कर सकता है deformation की वजह से, it can't do anything else. तो ये जनरली जो हमारा शेल है उसमें प्रॉब्ली यही चीजें हमें जो है अप्लाई करनी थी. और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इफ वी वांट टू हैव अ लोड फॉर अवर ट्रैफिक, या जिसे हम ट्रक कह रहे हैं, उसके लिए अगर हमने लोड लगाना है तो वी कैन यूज पॉइंट लोड्स. तो यहाँ पे हम पॉइंट लोड यूज कर सकते हैं. और पॉइंट लोड एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट, जो मेथड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सिंप्लीफाइड मेथड लोड लगाने के लिए, सिंप्लीफाइड मेथड हम ये यूज कर रहे हैं. वी आर सेइंग कि जी ओके लेट्स से दिस इज आवर ट्रक, समथिंग लाइक दैट, और इसकी ये व्हील्स हैं, ये हमारा ब्रिज है का डेक है. सो मेकिंग ट्रक डजंट मेक एनी सेंस, वी आर नॉट एनालाइजिंग ट्रक. तो क्या होगा, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये एज अ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा, ये एज अ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा, और ये एज अ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा. सिमिलरली जो अदर साइड पे इसकी, क्योंकि हम 3D में बना रहे हैं, 3 होंगे तो दे वुड बी एक्टिंग एज पॉइंट लोड्स. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी ऑफ कोर्स डिफरेंट. जो फ्रंट है जनरली उस पे क्या होता है 1/3 लोड होता है. इन दोनों को हम वी कैन
combine them together and represent them as one, और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2/3 लोड जो है वो यहाँ पे आ रहा है. So in our 3D shape, जो ये हमारे पास shells हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि we can apply arrows or point loads to represent the front tires, and then we can apply these two to represent the back tires. And ये distance जो है we know कि ये distance कितना होगा, ये distance जो है ये इसके बराबर होगा. And if we want to, we can have this situation at any point. If we want कि जी हम ट्रक को जो है वो different locations पे मूव करके देखना चाहते हैं, ये डेक है, आप कहते हैं जी ट्रक का फ्रंट व्हील जो है बिल्कुल मिडिल में है, जो रियर है वो यहाँ पे है. सेकंड सिचुएशन यू वांट टू हैव इज कि जी नहीं, अच्छा ट्रक का फ्रंट व्हील यहाँ पे है, रियर यहाँ पे है, तो यू कैन चूज पॉइंट्स अकॉर्डिंगली एंड अप्लाई दोज लोड्स एज पॉइंट लोड. सो ये एक कॉम्प्लेक्स लोडिंग को बड़े इजी तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. सो यही मेथड है कि यहाँ पे चूज किया गया है. जो फाइल है ऑफ कोर्स उसमें कुछ उन्होंने पैरामीट्रिक बनाने के लिए एडवांस चीजें यूज की हैं, रादर देन यूजिंग point loads they are using global point load free. point load free क्या होता है? point load free is कि इसको हम पैरामीट्रिक कर सकते हैं. जो ये point load होता है इसको हम पैरामीट्रिक नहीं कर सकते. तो I would say keep it simple, go with the point loads, apply point loads at appropriate places where you want, और उसके मुताबिक करें. बहुत ज्यादा complexity जो उसमें दी हुई है उसमें जी. सर बाय ग्रेविटी फोर्स वी मेंट के जो ये पूरी रोड है इसका जो मतलब नेट कम्युलेटिव वेट है वो बेसिकली हम ये चाह रहे हैं ना, ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स एक्ट कर रही है. जी बिल्कुल. तो वो सर हमने मतलब जो अपने कन्वीनियंस के लिए सेंटर में मतलब हम कह देते कि पूरे वहां पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ. देखें जब हम प्रॉब्लम्स बाय हैंड सॉल्व कर रहे होते हैं तब तो हम बड़ी कन्वीनियंटली वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि जब एफईएम से हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास पूरी फील्ड है. यही तो एडवांटेज है एफईएम का, इट कैन सॉल्व द कंप्लीट फील्ड एंड गिव अस एट एवरी लोकेशन. आइडियली तो वो बड़ी अच्छी बात है कि वो सेंटर में, लेकिन वो इस पूरे इसके ऊपर आपको डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं शो करेगा. एंड जब हम उसे पॉइंट लोड की फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो वो वहां पे सिर्फ एक जो है उस जगह पे कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा. तो थ्योरेटिकली जब हम उसे एनालिटिकली सॉल्व कर रहे होते हैं तब तो हमारे पास कोई और मेथड नहीं होता, तो वी हैव टू टेक दैट अजम्पशन. लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास हर पॉइंट पे लोडिंग की मौजूद है फ्लेक्सिबिलिटी, तो हम उसको उसके हिसाब से देखते हैं. क्योंकि ग्रेविटी इन रियल सेंस इज अ फील्ड, तो उसका जो इफेक्ट भी आएगा वो भी इन द फॉर्म ऑफ अ फील्ड होगा. तो उस फील्ड में से जो चीजें कंस्ट्रेंट पे अप्लाई जितना कर रही होंगी वहां पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी, मिडिल में उसकी वजह से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगी. अगर आप पूरी मिडिल में लगा देंगे तो आपको अनरियलिस्टिक लोड नजर आना शुरू हो जाएंगे. ठीक है. और किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, तो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू डिफाइन इन शेल. देन प्रॉब्ली वी हैव टू मूव टू, और ये जो यहाँ पे आप देखेंगे ये काफी सारी इन्होंने किया हुई चीजें ये पैरामीट्रिक बनाने के लिए की हुई. आई वुड से डोंट गो इन दैट कंप्लेक्सिटी, आप सिंपली मैनुअली एक या दो कंडीशंस जो है वो कर सकते हैं, कोई इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा. देन वी हैव टू गो टू दी बीम इंटरफेस और बीम फिजिक्स. तो बीम पे हम आ जाते हैं जनाब. अच्छा, अब बीम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नंबर 1 इज ऑफ कोर्स क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शन का डाटा है, क्रॉस सेक्शन डाटा 1. एक क्रॉस सेक्शन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफाइन हुआ होता है. इफ वी नीड मोर क्रॉस सेक्शंस वी कैन ऑलवेज डिफाइन मोर क्रॉस सेक्शंस. और ये इस वक्त क्रॉस सेक्शन डिफाइन हुआ है, और जितने भी बीम्स हैं उन सबको इसने ये क्रॉस सेक्शन बाय डिफॉल्ट असाइन कर दिया हुआ. प्रॉब्ली यू वुड सी इन द एग्जाम्पल फाइल के जस्ट टू शो यू दे हैव यूज्ड डिफरेंट क्रॉस सेक्शंस, तो वो कैसे बनाते हैं विल सी. अच्छा जी, क्रॉस सेक्शन डेफिनेशन में इस वक्त एक यूजर डिफाइंड आ रहा है, और वी कैन ओपन दैट. दिस इज अ वेरी वेरी जेनेरिक क्रॉस सेक्शन जिसको डिफाइन किया गया है क्रॉस सेक्शन एरिया से और उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनकी मदद से.
we can use a regular shape, so we go to common sections, और common sections में by default पहला जो है rectangle है. In this case you can see there are many common sections already defined. We can choose the box cross section, और box cross section जैसे ही आता है ये अच्छे से ग्राफिक्स से आपको बता रहा है कि वो किस चीज को क्या कह रहा है. Here you can define its outer dimensions, hy, hg. Hy is the height, hg is the width, and then its thickness in both directions. So even it gives you flexibility कि दोनों तरफ एक जितनी thickness नहीं भी आप रख सकते. You can have different thicknesses in two directions. So box section हम यहाँ से define कर देते हैं. If you want to have beams of different cross sections, तो हम क्या कर सकते हैं जनाब, हम जो है different उसमें ऐड कर सकते हैं. Now you see यहाँ पे जब हम फिजिक्स में ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखें मैंने क्योंकि बीम फिजिक्स ले लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने ऊपर टैब उसमें बीम फिजिक्स पे चला गया. And if I open edges, I can have cross section data यहाँ पे, and I can add another cross section data, so I have another cross section data too. और इसमें फिर मैं डिफरेंट चीजें, लेट सपोज इसमें मैं किसी और टाइप का बॉक्स डिफाइन करना चाहता हूँ, या रेक्टेंगल है या सर्कल है या पाइप है, एनीथिंग दैट आई वांट टू यूज. आई हैं, एच हैं, ठीक है. सो आई अलग से नहीं दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, इसको ये एच ही कह रहा है, तो इसकी ओरिएंटेशन चेंज करके हम इसे एच भी यूज कर सकते हैं, आई भी यूज कर सकते हैं. सो ऑल दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज्ड प्रोफाइल्स आर हियर. आप जितने दिल चाहे प्रोफाइल डिफाइन करके अपनी बीम्स को असाइन कर सकते हैं. तो इसमें जो है बॉक्स ही यूज किए गए हैं, लेकिन बॉक्स की डायमेंशंस फर्क हैं जो एग्जांपल है. और फिर इसके अंडर जो है इसको आप ओपन करेंगे तो क्रॉस सेक्शन ओरिएंटेशन का एक जो क्रॉस डाटा 1 था इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है. ये इंपॉर्टेंट है क्रॉस सेक्शन ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन बेसिकली हमें क्या बता रहा है, ओरिएंटेशन को सही से डिफाइन करना जरूरी है. ओरिएंटेशन हमें ये बताता है कि क्योंकि आप देखें ये जो बीम है हमारे पास, ये एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट हुई हुई है. तो या इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसको अगर मैं आउट ऑफ द प्लेन देखूं तो इट वुड लुक लाइक दिस. अब जो मेरा क्रॉस सेक्शन है, आई नीड टू टेल सॉफ्टवेयर कि ये किस तरह एक्ट कर रहा है. आई कैन हैव अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, वो यूं भी हो सकता है और उन्हीं डायमेंशंस पे वो यूं भी हो सकता है, और उन्हीं डायमेंशंस पे इट कैन हैव एनी एंगल. सर्कुलर में तो ये कोई इशू नहीं आता, लेकिन यहाँ पे ये इशू आता है. सो अगेन इफ आई हैव अ आई क्रॉस सेक्शन तो इट कैन बी लाइक दिस. उसी आई क्रॉस सेक्शन को अगर मैं ओरिएंटेशन चेंज कर दूं तो इट कैन बिकम एच. सो जो ओरिएंटेशन है कि क्रॉस सेक्शन किस तरह ओरिएंट हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट, और वो जो है वो क्रॉस सेक्शन ओरिएंटेशन से हम डिफाइन करते हैं. तो जनरली यहाँ पे वी हैव डिफरेंट मेथड्स. रेफरेंस पॉइंट का मेथड है जो यहाँ पे यूज हुआ हुआ है, वो दैट इज द ओरिएंटेशन वेक्टर. सो ओरिएंटेशन वेक्टर यू कैन सी ये एक्स वाई जी शो कर रहा है, और ये ओरिएंटेशन वेक्टर जो हमारा है वी, दिस इन रेड, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है वी, ये इसको हम ओरिएंट कर सकते हैं किसी भी उसके अलाउंग. बाय डिफॉल्ट अभी ये 1 1 1 है. ये 1 1 1 क्या है, एक्स वाई और जी के अलोंग इसके यूनिट वेक्टर्स हैं. फॉर एग्जांपल वी वांट कि जी ये जो बीम है उसके वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंट हो, तो वी कैन मेक इट 0 and 0. तो अब इसका जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ वाई के अलोंग है. सो इसका जो ये वेक्टर वी जा रहा होगा दैट वुड बी अलोंग वाई एक्सिस, जो भी बन रहा होगा ये. तो क्रॉस सेक्शन जो है वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा. जिस भी यूनिट वेक्टर जिस भी एक्सिस के अलोंग जा रहा होगा या उसका जो भी एक्सिस होगा, क्रॉस सेक्शन जो है वो उसके परपेंडिकुलर होगा. तो ये आपने ध्यान से इसको जो है वो ओरिएंटेशन जरूर देनी. और ऑफ कोर्स जैसे हम यहाँ पे असाइन करते हैं, सिलेक्शन करने के बाद हम डिफरेंट जिस बीम को जो देना चाहते हैं, यही फायदा था कि हम सिलेक्शंस जो थी जब हम शुरू में कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि जी हम डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शंस पहले से बना के रख लेते हैं, फिर हमें चूज नहीं करने पड़ेंगे क्लिक करके, और हम जो है डिफरेंट टाइप की वो यहाँ से चॉइसेस ले सकते हैं.
और क्या है जी इसमें, लेट मी सी क्विकली। इसमें भी ज़ाहिर है तमाम बीम्स जो हैं उनको भी क्रॉस सेक्शंस ही उसने डिफाइन किए हुए हैं, सबके ओरिएंटेशंस डिफाइन की हुई हैं, मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस हैं, ओरिएंटेशंस हैं, एंड ऑफ कोर्स ग्रेविटी लोड, क्योंकि वहाँ पे जो हमने शेल में ग्रेविटी लोड दिया था वो सिर्फ शेल एलिमेंट पे अप्लाई हुआ था। यहाँ पे जो है हम एजेस पे जाएंगे एंड वी अगेन गिव अ ग्रेविटी लोड, और ये देखिए ये अब सारे के सारे जितने हैं यहाँ से ऑल एजेस, तो जितने के बीम्स हैं उन सब पे ग्रेविटी लोड भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये हमने दोनों जगह पे ग्रेविटी लोड अलग-अलग अप्लाई करना है, एक जगह पे अप्लाई करने से दोनों पे अप्लाई नहीं होगा, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। नाउ फाइनली वी नीड टू कनेक्ट दीज टू टुगेदर। जो हमने प्रॉब्लम की बात की थी कि दोनों के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जहां पे ये ज्वाइन हो रहे हैं वहां पे डिफरेंट हैं, तो टू डू दैट वी नीड टू गो टू द मल्टीफिजिक्स नोड। और मल्टीफिजिक्स में अगर आप ये टॉप पे फिजिक्स में देखें तो बीम इंटरफेस ले लें या शेल ले लें, जिसमें भी आप हो, तो एंड में आ रहा है मल्टीफिजिक्स का सेक्शन, और मल्टीफिजिक्स के अंदर मल्टीफिजिक्स कपलिंग आ रही है। इसको हम खोलते हैं तो इसके अंदर एक ही कपलिंग दी हुई है, शेल बीम कनेक्शन। तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्शन जो कि जहां भी शेल और बीम आपस में कनेक्ट हो रहे होते हैं उनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को मैनेज करता है। सो विल चूज दैट, ये हमारे पास आ गया। और अब हमारे पास देखें ये ऑप्शंस दे रहा है कि शेल चूज कर लें यहाँ पे, और नीचे कह रहा है कि बीम चूज कर लें, और इसने ऑलरेडी हमारे लिए चॉइसेस किए हुए हैं। अभी इसने हर चीज को चूज किया हुआ है, तो यहाँ पे हम हर चीज को नहीं चूज करना चाहते, वी वांट टू बी स्पेसिफिक। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से कि जी कनेक्शन सेटिंग्स, कनेक्टेड रीजन्स, सिलेक्टेड एजेस, और यहाँ पे सॉरी कपल्ड इंटरफेस में आप देख सकते हैं शेल आ रहा है और बीम आ रहा है। सो ऑल दीज थिंग्स आर डिफाइंड हियर। यहाँ पे हम कनेक्शन सेटिंग्स में जाके कनेक्शन टाइप को शेयर्ड एजेस कर देंगे। कनेक्शन सेटिंग्स का ये सेक्शन है, कनेक्शन टाइप है शेल एजेस टू बीम पॉइंट्स, इसकी बजाय हम कर रहे हैं शेयर्ड एजेस। शेयर्ड एजेस का मतलब है कि जहां जहां एज जो हैं वो एक दूसरे से, इसका और इसका एक दूसरे से शेयर हो रहे हैं, वहां पे ये कनेक्शन क्रिएट करेगा सिर्फ, तो हर जगह नहीं करेगा। और फिर इसकी जो है वो प्रॉपर्टीज इसमें डिफाइन हुई हैं कुछ, आपकी पास जो फाइल है इसमें आप देख सकते हैं उसने वो एजेस को चूज किया और फिर दूसरे एजेस को चूज कर दिया, एंड ऑफसेट डेफिनेशन जो है उसमें उसने जो है कुछ फार्मूलाज वगैरह लिख दिए हैं दोबारा से। सो 2 दफा ये कनेक्शन बनाया गया। मैशिंग जो है कोई स्पेशल मैशिंग नहीं की गई, जस्ट फिजिक्स कंट्रोल मैश है, सिर्फ उसको जो नॉर्मल आ रहा होता है उसकी जगह एक्सट्रीमली फाइन कर दिया है ताकि ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स चूज हो जाएं, एंड देन आवर स्टडी गेट सॉल्व। क्योंकि यहाँ पे इसने पैरामीटराइजेशन की हुई है तो ये चीज लिख रहा है। अगर आप नहीं पैरामीटराइजेशन करते तो यू कैन सिंपली यूज इट विदाउट पैरामीटर्स। So I'll quickly go and open the finished file. तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर देता हूँ ताकि हम इसको देख सकें। कोई क्वेश्चंस जी अभी तक? इसमें फिनिश फाइल में 2 स्टडीज हैं, एक बेसिकली आइगन फ्रीक्वेंसी की है। आपने आइगन फ्रीक्वेंसी के बारे में यू डोंट नीड टू वरी, वी आर जस्ट डूइंग दिस स्टेशनरी स्टडी। सो स्टेशनरी स्टडी को इफ आई से कंप्यूट, तो it would compute this for me। जब ये कंप्यूटेशन कर रहा होता है तो you can see at bottom there are 2 numbers appearing, ये रैम के नंबर्स हैं। अब ये 1.37 GB जो है ये फिजिकल रैम यूज कर रहा है, ये अपडेट भी होता जा रहा है, और राइट साइड पे 1.99 GB जो है दिस इज दी वर्चुअल मेमोरी जो कि ये यूज कर रहा है। तो जैसे जैसे मॉडल्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे you would see these numbers getting bigger and bigger, that's why FEM is generally known as to be RAM hungry in addition to computational power। अच्छा जी, बाय डिफॉल्ट देखें इसने नंबर ऑफ रिजल्ट्स हैव बीन प्रोड्यूस्ड फॉर अस। शेल के जो रिजल्ट्स हैं वो अलग आ रहे होंगे, बीम के रिजल्ट्स अलग आ रहे होंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। जो शेल के रिजल्ट्स हैं ये आप देखें, शेल ज्योमेट्री, शेल थिकनेस एंड ओरिएंटेशन। अब ये बहुत सी चीजें आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे, इफ इट इज विजिबल तो ये आप थिकनेस डायरेक्शन दिखा रहा है, देखिए 0.25 थिकनेस
डिफाइन हुई थी, पूरे की एक ही थिकनेस है। वॉल्यूम लोड्स उस पे जो हमने ग्रेविटी लोडिंग अप्लाई की थी दैट इज बीइंग शोन। अच्छा, फिर हम बीम्स पे आ जाएं तो बीम्स के स्ट्रेसेस दिखा रहा है, दीज आर वॉन मिसेस स्ट्रेसेस। इस केस में वॉन मिसेस डजंट मेक मच सेंस फॉर अस। हमने क्या कहा है कि ये जो बीम है ये एज अ ट्रस एक्ट कर रहा है, तो व्हेन इट इज एक्टिंग एज ट्रस तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन एक्सियल स्ट्रेसेस। सो विल सी कि ये वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। ये बीम ओरिएंटेशन देखें, बीम ओरिएंटेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें दिखा रहा है कि इससे हमें पता चल जाता है यहाँ पे कि सारे बीम करेक्टली ओरिएंटेड हैं कि नहीं है। बेंडिंग मोमेंट्स हमें दिखा रहा है, शेयर फोर्स दिखा रहा है, उनकी शेयर फोर्स डायग्राम्स आप कह लें। अब ये है हमारा इंटरेस्ट का एक्सियल फोर्स बीम। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इन द मिडल जो हमारे पास लेजेंड आ रही है दिस इज 0। ऊपर रेड कलर जो है दे इट इज शोइंग टेंसाइल, ब्लू कलर जो है दिस इज शोइंग कंप्रेसिव। जैसे हमने शुरू में कहा था, ये जो इसके डायगोनल मेंबर्स हैं अंदर वाले, ये सारे आप देख सकते हैं दे आर ऑल इन टेंशन, ठीक है। और जो इसके वर्टिकल मेंबर्स हैं इनके कलर्स ब्लूइश से हैं, दे आर ऑल इन कंप्रेशन। ये जो दो साइड्स वाले हैं ये स्पेशल केस हो जाता है, इसको अगर हम छोड़ दें ये कंप्रेशन में। बहरहाल अदरवाइज बाकी सब जो है वो ट्रसेस के मुताबिक एक्सियल से अब हमें पता चल रहा है कि क्या है। और इन नंबर से हम वी कैन सिंपली डिवाइड देम बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड वी नो के वी कैन कंपेयर देम डायरेक्टली विद यील्ड स्ट्रेस, क्योंकि ये लोकल एक्सियल फोर्सेस को दे रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड करने के बाद। एंड वी नो के वुड इट वर्क, नॉट इट डजंट वर्क, इसको हमें चेंज करने की जरूरत है, साइजिंग और कोई थिंग मोमेंट्स दे रहा है, चीजें दे रहा है। फिर डिस्प्लेसमेंट से एक देखें इंटरेस्ट की चीज है, ये एरोज जो हैं ये वही बात को रिप्रेजेंट करें जो मैंने कहा था कि बिगर एरोज जो हैं वो जहाँ पे लोड ज्यादा है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल एरोज जो हैं जहाँ पे लोड कम है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट जी। सो यहाँ पे प्रॉब्ली इसने दो ट्रक्स मॉडल किए हुए हैं, एक इस जगह खड़ा हुआ है और एक इस जगह खड़ा हुआ है। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन यू कैन सी इज इन द मिडल व्हिच मेक सेंस, और लेफ्ट पे और राइट पे वर्टिकल डिफॉर्मेशन इज ऑलमोस्ट 0, यहाँ पे डिफॉर्मेशन नहीं आ रही। इन द मिडल इट इज अराउंड लेट्स से 30 into 10⁻³ तो ये मीटर्स में है, तो प्रॉब्ली 3 सेंटीमीटर्स आ रही है अंडर द कंबाइंड लोडिंग ऑफ ट्रक्स एंड द वेट। तो यू सिमिलरली आप अपने उसको एनालाइज कर सकते हैं। सो अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स जो यहाँ पे प्लॉट हुए हुए हैं, जब आप अपने प्लॉट करेंगे तो इसमें से जो आपको इंटरेस्ट का लगे आप उसको देख के कॉरेस्पॉन्डिंग भी प्लॉट कर सकते हैं, या बाय डिफॉल्ट ये आपको ये सारे देगा, या बाय डिफॉल्ट इसने ये दिए हैं। जब आप दो इंटरफेसेस यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको दे रहा हूँ, ठीक है जी। सो दैट वाज अ क्विक इंट्रोडक्शन। कोई इसमें क्वेश्चंस हैं तो बताएं। सर सर एक्सियल जी फोर्स के सेक्शन में आइएगा, रिजल्ट्स में, एक्सियल फोर्स के रिजल्ट्स में। किसके रिजल्ट्स में? एक्सियल फोर्स के, अच्छा ये लें जी। एक्सियल फोर्स सर, जी इसमें आपने बताया कि डायगोनल में जो टेंशन है और जो वर्टिकल मेंबर्स है इसमें कंप्रेशन है, तो जी क्या जी खुद इस ब्रिजेस खुद इस तरह से डिजाइन किए जाते हैं जी, उनके ये ट्रसेस मेंबर्स? डेफिनेटली ये ब्रिज की जो स्ट्रक्चर है ये डिफाइंड ही इसी तरह है कि इसीलिए इसकी जो ये डायगोनल मेंबर्स हैं, देखिए इनकी एक स्पेसिफिक वो है, इट्स नॉट कि ये डायगोनल यहाँ आया है और फिर एक अपवर्ड डायगोनल जा रहा हो, अपवर्ड डायगोनल नहीं जा रहा, तमाम इनवर्ड डायगोनल्स हैं और इधर से भी तमाम इनवर्ड डायगोनल्स हैं जो कि मिडल में आके मिलते हैं। तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है इस तरह, एक खास इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसकी वजह से इसको प्रैट ट्रस ब्रिज कहा जाता है। तो सर इसकी रीजन क्या होती है कि हमने एक में टेंशन देनी है और वर्टिकल में कंप्रेशन देनी है? देखिए ना, एक तो सबसे पहले तो रीजन यही है कि जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि क्योंकि ये मेंबर्स डायगोनल हैं तो इनमें टेंशन आने की वजह से, एक तो नंबर वन तो ये है कि बिकॉज वी आर मेकिंग इट विद ट्रसेस, तो हम चाह रहे हैं कि कोई बेंडिंग ना आए, तो ट्रस स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है कि उसमें कंप्रेशन या टेंशन है। नंबर टू ये कि जो डायगोनल मेंबर्स हैं उनमें जो अगर कंप्रेशन आएगी तो बकलिंग होने का ज्यादा चांस है, बिकॉज दे आर एट एन एंगल, तो जो लोड के कंपोनेंट एक्ट करेंगे उसकी वजह से बकलिंग होने का ज्यादा चांस है, उनकी लेंथ भी ज्यादा है। तो उसकी बजाय जो वर्टिकल मेंबर्स हैं सिर्फ उनमें जो है कंप्रेशन रखी गई है ताकि वर्टिकल मेंबर्स की
हम बकलिंग को लिए उनको चेक कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा हमें उनका साइज बढ़ाना पड़े बकलिंग को केटर फॉर करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। सो डायगोनल मेंबर्स में फिर हम वी आर फ्री ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन के हमें यहाँ पे बकलिंग आ सकती है। जी और कुछ? और कोई पूछना सर चाह एक रहा हो? ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन है जी कि पूछिए। मिड्स की क्या अपडेट है सर, मंडे से होंगे? यार अभी तक तो टू बी ऑनेस्ट वी आल्सो डोंट हैव एनी अपडेट, तो इसलिए लेट्स टेक इट के क्या होता है। आप लोग रखें तैयारी, साथ साथ रखें, लेकिन टू बी ऑनेस्ट कोई भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। और जी कोई क्वेश्चन, कोई इस सेशन से, कोई से पिछले किसी सेशन से, कोई क्यूरी, कोई चीज?